अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हम लोग एंड पे पहुंच रहे हैं, टॉपिक्स आर गेटिंग अ लिटिल डाइवर्स। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। डेफिनेटली वी वुड नीड 1 or 2 more लेक्चर्स फॉर दैट। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट लेक्चर नंबर 31 and 32 और मे बी जस्ट 32 इज़ फॉर रिविजन ऑफ द होल कोर्स बिफोर योर एग्जाम्स वुड बी, डेफिनेटली योर एग्जाम्स वुड बी नियर बाय। सो मैं ये करूँगा, मैं चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट इज़ कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स कवर करवा के उसके बाद थोड़ा सा पाकिस्तान की सप्लाई चेन का भी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को दे दूँ। सो फॉर दैट हम लोग को 1-2 केस स्टडीज़ इस किस्म की देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या है। और वेरी रिसेंटली एक्चुअली आई वाज क्लास में था एंड आई वाज डिस्कसिंग सर्टन थिंग्स। एमबीए के ग्रेजुएट से मेरी डिस्कशन हुई एंड आई ऑब्जर्व्ड डिस्कशन के दौरान कि उसको कुछ सप्लाई चेन के ख़ास पैरामीटर्स का आइडिया नहीं था जब डिस्कशन स्टार्ट हुई। बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कह सकते हैं एक वॉल्स आइसक्रीम के बारे में हम लोग उसकी सप्लाई चेन की बात कर रहे थे। तो उसको इतना सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी कि फॉर एग्जांपल एक आम प्रोडक्ट की आपकी सप्लाई चेन आपने डिस्कस करनी और एक ऐसी प्रोडक्ट विच नीड्स अ सर्टेन कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो उसकी सप्लाई चेन के दरमियान क्या पैरामीटर्स डिफर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड आई फेल्ट कि इट इज़ नेसेसरी कि हम उस सप्लाई चेन के एस्पेक्ट को ख़ास तौर पे जो बाकी सप्लाई चेन से डिफरेंट है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोल्ड आइटम्स जिनको आपने कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो उसका मैंने सोचा कि आप लोगों को एक डिस्कशन वो भी उस साइड पे भी ले जाएंगे। खैर ऑलमोस्ट अपने बुक के चैप्टर्स तो हमारे एंड पे आ ही चुके हैं। रादर दैन डिस्कसिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं जेनेरिक आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाता रहूँ, एक पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट और एक थोड़ा सा जो सप्लाई चेन से रिलेटेड एक एमर्जिंग या डायनामिक इशू है विच इज़ फॉर एग्जांपल कोल्ड आइटम्स को, तो वो हम लाजमी डेफिनेटली उसको टच करेंगे। लेकिन ये आने वाली बातें हम देखते हैं अगले लेक्चर कैसे लेके जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 कॉस्ट डिस्कस की थी रिलेटेड टू इन्वेंट्री: प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। और इसमें हमने जो मेन डिस्कशन की थी, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कौन सी होती है कि व्हेन एक वेयर हाउस की जो इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोडक्शन सेटअप के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं। प्रोडक्शन सेटअप दोबारा डेफिनेटली आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्शन रन की बात हो रही होती है। लॉन्गर प्रोडक्शन रन्स आर इकोनॉमिकल, मोर बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स। अगर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन रन है उसको छेड़ना पड़ता है, दैट हैज़ अ कॉस्ट। फिर उसके अलावा ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट की कॉस्ट, वो इन्वेंट्री चेक करने की कॉस्ट, उसको जब प्रोडक्शन तक पहुँच गया रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट इनकर होती हैं। दीज आर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। देन देयर वाज कैरिंग कॉस्ट की जब इन्वेंट्री आप रख रहे होते हैं तो उसकी क्या क्या कॉस्ट इनकर होती है। डेफिनेटली आप इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं, एक तो दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट सोल्ड येट, वो आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है। जब वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है तो उसकी जो कॉस्ट इनकर होती हैं वो कैरिंग कॉस्ट में काउंट होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कॉस्ट का एक्सेप्ट है, दैट द मनी इज रिजर्व्ड, इट इज टाइड अप अनलेस द प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट। सो वंस द प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट देन दैट इज गॉन एंड द मनी इज इन योर पॉकेट। बट अंटिल द टाइम जो आप प्रोडक्ट में आप एक्सपेंस कर दिया अपने प्रोडक्ट बनने में और अभी इन्वेंट्री तक आप एक्सपेंस करते आ रहे हैं, और जब तक प्रोडक्ट बिकेगी नहीं आपके रिटर्न आपके पास वापस नहीं आएंगे। सो दैट मनी टाइड अप इज सॉर्ट ऑफ अ कॉस्ट। फिर उसके बाद जो उसके मज़ीद सिग्निफिकेंट कॉस्ट के फैक्टर, जैसे प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई रिस्क ऑफ थेफ्ट आ गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई। अगर वेयर हाउस आपका अपना है तो आपने उसके टैक्सेस पे करने हैं। अगर वेयर हाउस जो है फॉर एग्जांपल वो रेंटेड है तो आपने उसका रेंट पे करना है। तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। जो कैरिंग कॉस्ट, जो इन्वेंट्री आप जब बना लेते हैं, आप रख लेते हैं, जो प्रोडक्ट फिनिश गुड के केस में इवन के, वो आपको कॉस्ट इनकर होती हैं। तो एक तरफ ऑर्डर फिलिंग, ये बेसिकली अब हम रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। जब एक वेयर हाउस के अंदर आपने इन्वेंट्री, अब हमने ये फैसला कर लिया कि उस ऑर्गेनाइजेशन XYZ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने इन्वेंट्री रखी हुई है, तो अब जो इन्वेंट्री रिप्लेनिश करने के लिए री ऑर्डर करेगा तो री ऑर्डर क्वांटिटी कितनी करनी है उसने, वो सारी चीज़ें, तो दैट इज़ बेसिकली वो इफ़ेक्ट करती हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को। फिर जब वो री ऑर्डर क्वांटिटी पहुंच भी गई है, जैसे भी हो गया, तो वो एक क्वांटिटी को मेंटेन करना, उसको स्टोर करना, उसकी कॉस्ट इनकर होती है। थर्ड वन इज़ आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट के हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी, एक लॉस सेल कॉस्ट है और एक फॉर एग्जांपल दूसरी वाली है आपकी बैक ऑर्डर कॉस्ट।
लॉस सेल कॉस्ट वो है कि जब आप एक पोटेंशियल कस्टमर, जो आपका एक कस्टमर है, जब आपकी प्रोडक्ट डिमांड करता है, प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं अवेलेबल, दैट कस्टमर इज लॉस्ट, तो वो एक प्रॉफिट आपने इमीडिएटली फॉरगो कर दिया. सो दैट वुड सिंपली मीन दैट यू हैव लॉस्ट अ सेल, यू हैव लॉस्ट अ कस्टमर, you have lost a chunk of profit. So actually that is a lost sale cost. The second part is back order cost. वो lost sale नहीं होती, वो delayed sale होती है, तो उसकी भी opportunity cost definitely incur करती है, because आपने वो product for example in certain cases जल्दी अरेंज करनी है, पहुंचनी आपकी इन्वेंट्री में नहीं थी, कस्टमर का एक तो वो टाइम की वैल्यू उसकी डेफिनेटली कि डिले हो गई है, फिर जब प्रोडक्ट सप्लाई की जाएगी तो उसकी डेफिनेटली मज़ीद कॉस्ट इनकर होंगी, ख़ासतौर पर अगर अर्जेंट सप्लाई की जाएगी तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्स्ट्रा हैंडलिंग कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट इनकर होती हैं. जो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट है दैट इज़ डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की, बेसिकली ये आप कह सकते हैं ट्रेड ऑफ है इन सारी कॉस्ट का आपस में. हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू इसको डिस्कस किया था कि जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री कैरी करेंगे उतनी आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ करती जाएगी. इसी तरह जो कैरिंग कॉस्ट है उसका ट्रेड ऑफ है आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट के साथ, कि आपकी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट जो है दैट कर्व ऑल्सो गोज इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेंट्री कैरी करेंगे आपकी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट जो है वो ख़त्म रिड्यूस होती जाएगी, और इन्वेंट्री कॉस्ट, ये दोनों का बेसिकली ट्रेड ऑफ है. आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी सारे ट्रेड ऑफ्स देखे थे, उनमें ये ट्रेड ऑफ्स भी शामिल थे ऑलरेडी, लेकिन हमने कल ये इन कॉस्ट का ब्रेकअप करके उनके अंदर उनकी इम्प्लीकेशंस देख के उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कल या अदर लास्ट लेक्चर में. सो मूविंग ऑन, देयर इज़ द होल एरिया ऑफ स्टोरेजिंग एंड हैंडलिंग सिस्टम, क्योंकि अब हम इन्वेंट्री अब रखने की बात कर चुके, फोरकास्टिंग की हमने बात की, इन्वेंट्री की बात की, इन्वेंट्री रखने की बात की. अब इन्वेंट्री रखने के अंदर आपका आ जाता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम, कि जब आप इन्वेंट्री वेयर हाउस ले लेते हैं और उसके अंदर आप चीज़ें रखना, इन्वेंट्री अपनी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज डिस्कस करने हैं हम लोगों ने इंपॉर्टेंट. तो टुडे इज़ दिस इज़ आवर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. आई वांट दैट हम इसको आज ही फिनिश कर लें, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इन द लेक्चर आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस डायनामिक्स ऑफ सप्लाई चेन इन पाकिस्तान एज वेल एज डायनामिक्स ऑफ सप्लाई चेन इन अदर स्पेशलाइज्ड एरियाज. एक स्टेटमेंट नीचे कॉलिन पाउल की लिखी हुई है, द डे सोल्जर सबऑर्डिनेट्स स्टॉप ब्रिंगिंग यू देयर प्रॉब्लम्स इज द डे यू हैव स्टॉप्ड लीडिंग देम. जस्ट अ स्टेटमेंट, सिंपली एन इंटरेस्टिंग वन ऑफ कोर्स, कि जब आप किसी को लीड कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, जो लोग लेके आते हैं आपके पास, या लाना बंद कर देंगे इसके मतलब है दे हैव चोजन सम अदर लीडर. एन इंटरेस्टिंग वन. तो दिस इज़ नाउ वी आर कवरिंग स्टोरेज फंडामेंटल. जब इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज कस्टमर केयर सर्विसेज गोल भी हमने डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ली, लोकेशन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ली. मेरा एम यही था कि मैं आपको इन्वेंट्री फंडामेंटल्स तक लेके आ जाऊँ, स्टोरेज फंडामेंटल्स तक लेके आ जाऊँ. जिस तरह मैं आपको ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स करा दिए, कस्टमर सर्विस की बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लोकेशन स्ट्रैटेजी की बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली. तो विद इन द इन्वेंट्री हियर इट इज गोस. Except where customer service is a concern, storage is an economic convenience, not a necessity. जब आप कोई आइटम स्टोर कर रहे होते हैं तो बेसिक इशू ये हमने इन्वेंट्री की जस्टिफिकेशन देते हुए हमने ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्टोरेज है इट इज़ एन इकोनॉमिक कन्वीनियंस नॉट अ नेसेसिटी, कि वो मजबूरी नहीं है लेकिन वो एक इकोनॉमिक कन्वीनियंस है कि आप आसानी से वो काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन जब कस्टमर सर्विसेज कंसर्न होते हैं, कस्टमर सर्विस लेवल जैसे हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, हम डिफाइन करते हैं, तो उस कस्टमर सर्विस लेवल में जैसे हमने लॉस सेल्स कॉस्ट को डिस्कस किया, बैक ऑर्डर कॉस्ट को डिस्कस किया, हमने ये बोला कि इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग योर कस्टमर विद द प्रोडक्ट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड योर कस्टमर शुड नेवर गो बैक, सो दैट फॉर दैट यू नीड टू मेंटेन इन्वेंट्रीज. तो इसका मतलब है जो स्टोर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, अब वो दैट इज़ अ नेसेसिटी व्हेन कस्टमर सर्विसेज इज इन्वॉल्व. अदरवाइज अगर कस्टमर सर्विस कंसर्न हम ख़त्म कर दें, कि हम ये एज्यूम कर लें कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं कि कस्टमर सर्विस जहाँ मर्जी जाए, चीज़ तो हमारी ही बिकनी है, तो फिर यू कैन इजीली, यू डोंट नीड टू मेंटेन इन्वेंट्रीज, यू डू नॉट नीड टू स्टोर प्रोडक्ट्स. लेकिन वो इसीलिए करते हैं, एक उसका पर्पस कि बाकी सारी तो इकोनॉमिक कन्वीनियंस अपनी जगह. इकोनॉमिक कन्वीनियंस का वर्ड थोड़ा है, आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट आउट ऑफ जस्ट कन्वीनियंस,
कि आप अपनी आसानी के लिए करें, इट इज़ इकोनॉमिक कन्वीनियंस। डेफिनेटली जब आप स्टोरेज करते हैं तो जो हमने वो पूरा इन्वेंट्री की डिस्कशन की थी कि आप इन्वेंट्री के थ्रू क्या क्या चैलेंजेस मीट कर सकते हैं, आप डिमांड की फ्लक्चुएशंस को मीट कर सकते हैं, आप अर्जेंट डिमांड को मीट कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल अंडर फोरकास्ट या ओवर फोरकास्ट की आप जो इश्यूज़ हैं उन दोनों को मीट कर सकते हैं। सो दैट इज़ एन इकोनॉमिक कन्वीनियंस, दैट इज़ रादर सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो स्टोरेज के ब्रॉडली 3 मेन रीजंस हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें, हमने इन्वेंट्री को बड़ी आसानी से वेयर हाउस को डिस्कस कर दिया, लेकिन अब एक एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो पूरी सप्लाई चेन जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट एक जगह से उठा के उसको रॉ मटेरियल स्टोर करके फिर उसकी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको स्टोर करके उसको डिलीवर करना है कस्टमर तक। तो इसी तरह का पूरा जो वेयर हाउस है उसके अंदर एक आप कह सकते हैं उसके अंदर एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन की कहानी चल रही होती है, क्योंकि किस तरीके से प्रोडक्ट को स्टैक करना है, किस तरीके से उसको नंबर करना है, किस तरीके से उसको कैटेगराइज करना है, किस प्रोडक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, ऑप्टिमल हैंडलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ऑप्टिमल फॉर एग्जांपल स्टैक की हाइट्स, स्टैक्स की लोकेशंस, और आपकी डिलीवरी कहाँ से होनी है, उसके अंदर सप्लाई कहाँ से आनी है, किस जगह पे स्टोर करना है, किस जगह पे रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर पिकिंग एरिया कौन सा बनाना है। इट इज़ अ वेरी आप कह सकते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। हम उसको ऑब्वियसली थ्योरेटिकली और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसकी डेप्थ में एक एक एरिया के अंदर इतनी डेप्थ मौजूद है कि उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जा सकते हैं कि ऑप्टिमल वे ऑफ डूइंग दिस क्या है, ऑप्टिमल वे ऑफ डूइंग दिस क्या है। खैर, रीजंस फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। ऑफ कोर्स ये हमने इन्वेंट्री में भी डिस्कस किया था, आई होप यू कैन रिकॉल दैट कि इन्वेंट्री आप वेयर हाउसिंग करते हैं, बेसिकली जो इन्वेंट्री, इफ द रीजन फॉर मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री इज कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल ट्रक लोड का कॉन्सेप्ट था, जब आप एक इकोनॉमिकल क्वान्टिटीज फ्रॉम इवन के प्रोडक्शन इकोनॉमीज़ में भी डिस्कस की थी। प्रोडक्शन इकोनॉमीज़ ऐसा हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर हमने प्रोडक्शन इकोनॉमीज़ का पॉइंट हाईलाइट किया था, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती हैं क्योंकि आप उन दोनों की प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज इंश्योर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम अपना जितना ऑप्टिमल प्रोडक्शन रन है वो रन कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद आप उसकी स्केजुलिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपका एक प्रोडक्शन रन है जब वो सप्लाई दे दे तो वो दूसरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रन स्टार्ट कर सकता है क्योंकि इसका स्टॉक अभी अवेलेबल है, इस वजह से आप इन्वेंट्री रखते हैं। सेकेंडली, आप जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इफ़ इट इज़ लेस दैन ट्रक लोड, डेफिनेटली इट वुड कॉस्ट मोर। अगर आप इकोनॉमिकल साइजेस के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली इट वुड कॉस्ट लेस। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ऑफ कोर्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट जो आप बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम 100% लेवल अगर आपके अपनी बिजनेस एंटिटी के अंदर, बट डिमांड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद दैट मच एक्यूरेसी। डिमांड प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है अनलेस वो हमने एक डिस्कस किया था विच इज़ डिराइव्ड डिमांड। तो उस केस में तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट विद वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आप उसको डिराइव डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी न किसी लेवल पे। बट द पॉइंट इज़ कि जो आपकी इंडिपेंडेंट डिमांड है, जो रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं जिसके अंदर सीजनल हैं या साइक्लिकल हैं, उसको आप उतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दैट वुड मीन कि जो आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, जो आप चीज़ें स्टोर करते हैं, उसके थ्रू आप उसके अंदर फ्लक्चुएशंस को मीट कर सकते हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल डिमांड डिक्रीज कर जाती है आपके एंटिसिपेशन से, दैट वुड मीन यू हैव अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर द आइटम्स। और अगर वो डिमांड इंक्रीज कर जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन से, दैट वुड मीन दैट आइटम्स आर अवेलेबल इन द स्टोर एंड यू कैन डिलीवर दैट टू द कस्टमर। Then there is storage can be an integral part of the production process, of course, क्योंकि you need to store the raw material, production part of the production process, integral part of the production process की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब एक production process start होता है there are multiple types of intermediate goods जो आपको required होती हैं। अगर आप किसी एक अपने पास जो आइटम इस वक्त पड़ा हुआ है अगर उसको खोल के देखें, इवन के माउस अगर जो है उसको खोल के देखें, स्मॉलेस्ट जो हम रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सारे असेंबल करके एक माउस बना। सो वो सारे पार्ट्स कहाँ से आए, कहाँ स्टोर किए, कहाँ रखे गए, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए गए, किस तरीके से उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने असेंबल करना था, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। इवन कि अगर आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का भी केस है तो किसी जगह पे आपने उतार के उसको असेंबल तो करना है। आपको वो फॉर एग्जांपल अनलोडिंग बेस टाइप बने हुए होते हैं, लेकिन खैर अभी तो हम स्पेसिफिकली स्टोरेज की बात कर रहे हैं।
तो इवन कि आपके फॉर एग्जांपल जो सर्टन मेडिसिन उनके केमिकल्स किस तरीके से स्टोर होने हैं, कोल्ड स्टोरेजेस उनको चाहिए होते हैं सर्टन टाइप्स को, जो आप आइसक्रीम बना रहे हैं बनाने के बाद इवन के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर आपको अगेन स्टोरेज की फैसिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन स्टोरेज में एनहांस सेल्स. अगेन इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ रेडीली अवेलेबल, इफ़ कस्टमर सर्विसेज लेवल हैज़ बीन इंक्रीज्ड, दैट वुड मीन इंक्रीज सेल्स. क्योंकि वेन एवर द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फॉर द कस्टमर व्हेन दे नीड इट, तो जो प्रोडक्ट सबसे रेडीली और ईजीली अवेलेबल होगी, ओनली देन यू कैन गेट दोज, ओनली देन द कस्टमर वुड बी सेटिस्फाइड. और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, हाई प्रोफाइल, हाई क्वांटिटी की प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है, लेकिन वो मार्केट में ढूंढनी और अवेलेबल करनी बड़ा मुश्किल काम है, सो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है उससे पीछे हट जाता है. स्टोरेज फंक्शंस, जो पूरा स्टोरेज का फंक्शन है जो वेयर हाउस के अंदर, ये 4 फंक्शंस हैं उसके, राइट. होल्डिंग वुड मीन उसको रखना, उसको स्टोर करना. देन कंसोलिडेशन, कि जब होल्डिंग वुड मीन आप कुछ आइटम्स की थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किए जा रहे हैं रादर देन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज़ होल्डिंग बेसिकली, कि उनको होल्ड करके आपने रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ. कंसोलिडेशन इज़ कि आप बहुत सारे आइटम्स को एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसकी मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटी स्प्रेड अलॉन्ग वेरियस लोकेशंस इन रीजन, वो सारे एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहे होते हैं. इसी तरह कंसोलिडेशन वेयर हाउसेज होते हैं, होल्डिंग वेयर हाउसेज होते हैं, पूल पॉइंट वेयर हाउसेज होते हैं. खैर वो आगे जाके मैं बता दूंगा आपको. कंसोलिडेशन वेयर हाउसेज होते हैं जैसे जिसमें सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों से आके, इसको भी हम आगे जाके देख लेते हैं. देन ब्रेक बल्क वेयर हाउसेज, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. ब्रेक बल्क का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रेक बल्क का कॉन्सेप्ट है कि वो पूरे सेट को, ये वेट्स हैं, ये वेट के सेट्स बना लेने, 10,000 ग्रेटर देन 10,000 20,000. तो उसमें वो आप अगर फॉर एग्जांपल एक जगह से प्रोडक्शन होके फॉर एग्जांपल एक सर्टन वेयर हाउस के ऊपर आ रही है और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको ब्रेक करके डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, दैट इज़ ब्रेक बल्क. इसके हम एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे. मिक्सिंग, मर्ज एंड ट्रांजिट, कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह से, अगेन वो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट कि आप एक पैकेजेस बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम आप चीज़ों के, तो वो डिफरेंट चीज़ें आपस में मिक्स करके उसके बंडल्स बनाए जा सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि आप मुख्तलिफ जगहों से आई हैं, एक जगह पे आप इकट्ठा करें, उनको मिक्स करें और आगे भिजवा दें. तो डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउसेज के भी डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज का फंक्शंस ये आ जाते हैं, ये हम यूटिलाइज करते हैं इस तरीके से स्टोरेज को. तो स्टोरेज सिस्टम की टाइप्स फिर आ जाती हैं, हर टाइप की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरेज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अटेम्प्ट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन एंड परचेजिंग कॉस्ट विच जस्टिफाई देयर एडेड एक्सपेंस. कि अब हमने पीछे हिस्टोरिकली हमने वो डिस्कशन कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में भी की है, कि स्टोरेज या इन्वेंट्री हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ताकि हम वो ब्रेक बल्क कर सकें, हम लोग आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज़ ऑब्टेन कर सकें, प्रोडक्शन इकोनॉमीज़ ऑब्टेन कर सकें. हम लोग की परचेजिंग कॉस्ट हम बल्क में परचेज कर लें रॉ मटेरियल को, उसको स्टोर कर लें, या एक ही हमने पहले भी डिस्कस किया था इन्वेंट्री मेंटेन करने के रीजंस में. तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल परचेजिंग हमने कर ली, अब हमने उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने में फिर स्टोरेज सिस्टम आ जाता है आपके आगे. तो जब वो इसलिए परचेजिंग करते हैं क्योंकि कॉस्ट हमें लोअर पड़ती है, तो हम बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, हमें उसकी पर यूनिट कॉस्ट लोअर पड़ती है. सेकेंडली जब प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, जब एट लोअर प्राइसेस हम मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर जो ऑप्टिमल होती है अपने हिसाब से उसको परचेज करके रख सकते हैं काफ़ी एक्सेस में मटीरियल, फिर आपको डेफिनेटली डिस्काउंट्स तो मिलते ही हैं, जिसको मैं होल सेल प्राइसेस कह रहा हूँ. तो स्टोरेज स्पेस के 3-4 अल्टरनेटिव्स हमारे सामने लिखे हुए हैं इस वक्त. वन इज़ ओनरशिप. ओनरशिप इज़ कि आपने अपना वेयर हाउस जो है वो फॉर एग्जांपल आपने किया हुआ है, अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, दैट इज़ योर प्राइवेट ओनरशिप. कि आपने अपनी फैसिलिटी बनाई हुई है, उसको आप जैसे मर्जी है मेंटेन करें. डेफिनेटली इसके भी फ़ायदे एग्जिस्ट करते हैं. अपनी फैसिलिटी के आप अपने हिसाब से लो कॉस्ट, एक तो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी लेकिन वो हो गई, उसके बाद उसकी वेरिएबल कॉस्ट इज़ लोअर. रेंट्स टैक्सेस वगैरह आपने पे करने हैं लेकिन रेंट्स वगैरह आपने नहीं पे करने. उसके अलावा इसको जो है आप इसको अपने आप कह सकते हैं कि इसको पर्सनलाइज करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने वो तो बनाया भी डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक उसके हिसाब से जाता है.
फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्रोडक्ट विच नीड स्पेशलाइज्ड अटेंशन, जिसको स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम उसके लिए चाहिए, तो वो दैट उन प्रोडक्ट्स के लिए मोस्ट ऑप्टिमल वे वुड बी टू ओनिंग अ प्राइवेट वेयर हाउस. यू कैन हैव योर ओन वेयर हाउस, और आप उसके ऑपरेशंस को और उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसको जो आपको हैंडलिंग इक्विपमेंट चाहिए वो सारा कुछ उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. देन देयर इज़ लीजिंग. चलें, बल्कि उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेंटल. रेंटल इज़ मोस्टली अब पब्लिक वेयर हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप रेंट आउट कर लेते हैं. दीज आर रेंटल्स आर यूजुअली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने कुछ टेम्परेरी कुछ अरसे के लिए उसको रेंट आउट कर लिया क्योंकि आपने चीज़ें स्टोर करनी है, सेल्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से आपने ओवर प्रोड्यूस कर दिया ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो रेंट डेफिनेटली आपने उसका रेंट पे करना है. लीजिंग इज़ समवेयर इन बिटवीन ओनरशिप एंड रेंटल. लीजिंग में आप ये समझ लें कि जो ओनरशिप दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कि आप एक परमानेंट वेयर हाउस अपना बना रहे हैं, उसके फ़ायदे अपने भी हैं. डेफिनेटली प्रॉपर्टी आपकी अपनी ओनरशिप हो जाती है, उसकी अपने तरीके से ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं एज अगेंस्ट रेंटल. के रेंटल की फैसिलिटी डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर है, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर है. लीजिंग इन दोनों के दरमियान है, लीजिंग फैसिलिटी. इन रेंटल और लीजिंग के डेफिनेटली एडवांटेजेस अपने एग्जिस्ट करते हैं. आपकी बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं एग्जिस्ट करती. जो आपने एक चीज़ बना ली और आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, वो फैसिलिटी क्रिएट हो गई, दैट वुड मीन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो चुकी है ऑलरेडी उसके ऊपर. लेकिन नो डाउट आपकी वेरिएबल कॉस्ट फिर कम होती है, क्योंकि फैसिलिटी के अंदर डेफिनेटली एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. देन देयर इज़ एन इन ट्रांजिट वेयर हाउस. इन ट्रांजिट स्पेस, स्टोरेज स्पेस रादर कह देते हैं, कि इसका पर्पज़ क्या होता है. इन ट्रांजिट स्टोरेज स्पेस की पर्पज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ब्रेक बल्क वाला काम करना है, या फॉर एग्जांपल आपने कंसोलिडेशन करनी है या मिक्सिंग करनी है, कि जब एक प्रोडक्ट इन ट्रांजिट है तो उसको टेम्परेरीली किसी एक जगह पे आप ले जाते हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं, और उसके अंदर ही आप कुछ मिक्सिंग या चेंजेस इस किस्म की चीज़ें ले आते हैं. दोज आर इन ट्रांजिट वेयर हाउसेस. कि वो आप ये नहीं कह सकते कि आप रादर लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपकी अपनी फैसिलिटी है या आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर रहे हैं. वो इन ट्रांजिट है कि गुड एक जगह से दूसरी जगह शिप हो रही है, उस प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ और चीज़ें आपने करनी है, फुल ट्रक लोड में आपने डालनी है. हमने इस तरह की एग्जांपल स्कीम ही है, तो वो फिर इन ट्रांजिट में आ जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड वो जहाँ पे रोक के आप कंसोलिडेशन करते हैं, रीपैकेजिंग करते हैं, उस तरह ही काम कर सकते हैं. हम लोगों ने इवन के उस केस में भी ये डिस्कस किया था, जैसे ड्यूटी फ्री जोन्स जो बने हुए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं अक्सर केसेस में, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट के ऊपर एक इन ट्रांजिट सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस बनता है, उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हैं किसी और कंट्री से, वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, उसका एक पार्ट यहाँ से लगना है या उसकी पैकेजिंग यहाँ से आनी है, तो यहाँ पे पैकेज होकर आगे फॉरवर्ड हो जाएगी. सो दैट इज़ इन ट्रांजिट सॉर्ट ऑफ स्टोरेज सिस्टम. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन वेयर हाउस. जो कंसोलिडेशन वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सम हाउ सिमिलर टू, जब मैंने अभी आपको ट्रांजिशन वो जो ये अभी आपको इन ट्रांजिट वाला स्टोरेज फैसिलिटी का बताया था, क्योंकि इन ट्रांजिट स्टोरेज फैसिलिटी का पर्पस भी इसी तरह का होता है जो कंसोलिडेशन या ब्रेक बल्क वाले वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होता है. कि इन ट्रांजिशन में आप आके चीज़ों को इधर आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक के कंसोलिडेट कर लेते हैं सारी चीज़ें, ताकि आगे फुल ट्रक लोड जा सके. चले पहले मैं आपको कंसोलिडेशन वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल शिपमेंट जानी है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप इसको इस हिसाब से देखें, जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कभी होल सेल डीलर्स का कॉन्सेप्ट, आई गेस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक वो होता है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो मल्टीपल बिजनेस प्रोडक्ट से मल्टीपल एंटिटीज से डील कर रहा होता है. वो क्या करता है, अपने पास प्रोडक्ट्स को कंसोलिडेट करता है सबसे परचेज करके, और बीच में अपना प्रॉफिट रख के वो आगे कस्टमर को सेल कर देता है अपने, जो मे बी एक रिटेलर हो. तो इन बिटवीन उसका जो ये सेटअप बनता है, उसमें गुड्स सारी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से आती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रक लोड्स, लेस दैन ट्रक लोड केसेस, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लेस दैन ट्रक लोड्स. उसके बाद जब यहाँ पे आके गुड्स को कंसोलिडेट करके आगे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, दो कस्टमर है, तीन कस्टमर है, तो उनको उनका कंसोलिडेटेड लोड जो उसने पूरा डिमांड किया, चाहे वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से अरेंज प्रोडक्ट है, वो डिमांड करके भिजवा सकता है आगे वो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक, जैसे कभी आप ये चीज़ नोट करें कि अगर आप एक रिटेलर के पास जाते हैं तो उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, और कभी आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हुए देखें तो एक अक्सर पाकिस्तानी केस में एक कैरी वाला आया होता है रिटेलर के पास सुबह के टाइम पे, और वो उसे नोट कर रहा होता है, हाँ जी ये वाले बिस्किट कितने चाहिए, ये चीज़ कितनी चाहिए, चिप्स कितने चाहिए, आइसक्रीम कितनी चाहिए. आइसक्रीम तो रादर नहीं, जो एक रिटेलर
या एक वो डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल प्रोडक्ट से डील कर रहा है। जिन प्रोडक्ट से वो डील कर रहा है उन प्रोडक्ट्स की वो लिस्ट उसे बताएगा कि इसमें से क्या क्या तुम्हें चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसने पीछे एक वेयर हाउस है उसका, या वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, उसने वेयर हाउस बनाया और वहाँ पे चीज़ों को वो कंसोलिडेट कर रहा है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से ला के। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन वेयर हाउस जो हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है एक्चुअली। फिर दिस कंसोलिडेशन वेयर हाउस इज समहाउ सिमिलर टू मर्ज इन ट्रांजिट। जैसे अगेन हम अगर इसकी बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर बी ही डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, तो लेकिन साथ उसने मैन्युफैक्चरर ए की प्रोडक्ट भी कंसोलिडेट करनी है, तो वो मर्ज इन ट्रांजिट वाला आ जाएगा। इन ट्रांजिट स्टोरेज फैसिलिटी होगी, सॉर्ट ऑफ सेम थिंग, सिमिलर थिंग, कि वो आएगा यहाँ से बी के अंदर दूसरे का ए का सामान भी लोड कर दिया जाएगा और फुल ट्रक लोड आगे जा रहा है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब है मर्ज इन ट्रांजिट और आपके कंसोलिडेशन वेयर हाउस या इवन के जो ब्रेक बल्क वेयर हाउस है, दोज कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो सिमिलर। अब अगर इसके अंदर देखें तो 4 मैन्युफैक्चरर्स दिखाए गए हैं, सबका सारे के सारे लेस दैन ट्रक लोड पे जा रहे हैं, एज्यूमिंग कि जो एक ट्रक लोड है दैट इज़ इट्स कैपेसिटी इज़ 40,000 पाउंड्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ए अपना एक ट्रक लोड भिजवा रहा है 10,000 का, बी 8,000 का, सी 15,000 का, डी 7,000 का, कंसोलिडेशन वेयर हाउस पे सारे अनलोड होंगे और सारे स्टॉक किए जाएंगे और वहाँ से आगे जाके एक और ट्रक के ऊपर लोड करके कस्टमर को भिजवा दिए जाएंगे। जहाँ पे ये अनलोड होके स्टॉक हो रहे हैं, अभी हम आगे जाके उसकी कहानी भी डिस्कस करने जा रहे हैं पूरी, क्योंकि वो जो वेयर हाउस बसाते खुद, अगर आप देखें कि इतने मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स की मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट एक जगह पे स्टोर हो रही हैं, तो उस स्टोर को प्रोसेस कैसे करना है और स्टोरेज फैसिलिटी को मेंटेन कैसे करना है इतनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी रैकिंग और उनको उठाना, क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो एक पूरा एक सप्लाई चेन की डोमेन है सेपरेट, ये आप कह सकते हैं, जिसको स्टोरेज फैसिलिटी का सिस्टम है, स्टोरेज फैसिलिटी की जो हैंडलिंग है, दैट इज़ अ होल डोमेन ऑफ सप्लाई चेन, जिसको हम कहते हैं खाली इन्वेंट्री में क्या कि उसको साइड पे कर देते हैं, लेकिन बजाते खुद इसी वजह से मैंने एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर डाला है ताकि हम रियलाइज़ कर सकेंगे जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द क्वांटिटीज़ दैट आर डिमांडेड एंड सोल्ड और कितने कैपिटल उसके अंदर इनकर हुआ हुआ है। लेकिन जब हम स्टोरेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम फिर उसके अंदर आ जाते हैं उस वेयर हाउस की कि अब ये अंदर से वेयर हाउस ऐसा है। आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग जाके एक दफ़ा amazon.com के वेयर हाउस के ऊपर एक वीडियो है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी आपको वो वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा, इधर आपको मतलब शो कर दूंगा। उसके अंदर उनका वो वेयर हाउस है जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक रीजन के अंदर, प्रोडक्ट्स कैसे आती हैं किस तरीके से स्टैक की जाती है, वो सारा ऑटोमेटेड है बाय द वे। और ड्रोन्स उन्होंने छोटे छोटे रखे हुए हैं जो सारा कुछ कंसोलिडेट करके आखिर में एक ऑर्डर पिकिंग लोकेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जाती है और वहाँ से डिस्पैच की जाती है। वो डेफिनेटली दैट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो वो हम खैर, अब मैं अगर टाइम मुझे मिला तो मैं ज़रूर आपको स्टोरेज फैसिलिटी के परस्पेक्टिव से वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। देन देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक बल्क और पूल पॉइंट वेयर हाउस। पूल पॉइंट वेयर हाउस नॉर्मली इसी तरह टेम्परेरी सॉर्ट ऑफ अ फैसिलिटी को कहते हैं, जहाँ पे देखिए स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, जब होल्डिंग और स्टोरेज, जब स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आता है तो उससे फिर आप उसको थोड़ा साइड पे करना पड़ता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग जो मैंने पहले डिस्कस किया कि इसका फंक्शन है होल्डिंग। होल्डिंग इज़ कि जब एक प्रोडक्ट रादर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जा रही है। कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, मोस्ट राइस की जितनी कहते हैं कि जितनी पुरानी राइस है उतनी अच्छी है, तो अगर हाई क्वालिटी राइस अगर थोड़े टाइम के लिए स्टोर तो करनी पड़ेगी जब तक उसको प्रोसेस आगे नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि और देयर आर अदर थिंग्स जो जितना वो पुरानी हो जाते हैं अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिकर, वो जितनी ज़्यादा पुरानी है उतनी ज़्यादा इट इज़ फेवरेट, तो उसको स्टोर करना लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो इसी तरह द पॉइंट इज़ कि जो होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, फिर आपका पूल पॉइंट वाला या इन ट्रांजिट वाला सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट आ जाता है। पूल पॉइंट इसीलिए कि एक जगह पे कंसोलिडेट होना है सब कुछ, या एक जगह से आपने उसको आगे फर्दर कंसोलिडेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, या एक जगह से उसको ब्रेक बल्क करना है। तो इसी तरह जो पूल पॉइंट है दैट इज सॉर्ट ऑफ अ टेम्परेरी फैसिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ आता है। ब्रेक बल्क और डिस्ट्रीब्यूशन और पूलिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन ये देख लें कि ये इन ट्रांजिट से भी एसोसिएटेड है, ये वाला कॉन्सेप्ट उसी से लिंक भी लगता है। अगर एक मैन्युफैक्चरर एक पूरी शिपमेंट भिजवाता है, पूरा एक ट्रक लोड उसने भिजवाया और एक वेयर हाउस के अंदर जमा हो गया आगे, अब आगे मल्टीपल कस्टमर्स हैं। पहले हमने डिस्कस किया था जहाँ पे मल्टीपल सप्लायर्स थे और आगे एक सिंगल कस्टमर था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंगल मैन्युफैक्चरर है और उसके आगे मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो अब आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, जहाँ पे एक जगह पे आप रखें
और वहाँ पे वो डिफरेंट कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हम लोगों ने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सुना होगा कि जी डिस्ट्रीब्यूटर फलानी चीज़ का वो है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फलाने मुल्क में बैठा है, हवावे का डिस्ट्रीब्यूटर ये है, LG का डिस्ट्रीब्यूटर ये जनाब फलाना सो एंड सो प्लाजा के अंदर बैठा है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जहाँ पे कंसोलिडेट होता है और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ें, उसके पास डेफिनेटली वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती है। फिर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टाइप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपने आउटसोर्स किया होता है। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी अपनी खोल लेता हूँ, तो मैं डिफरेंट फॉर एग्जांपल ब्रांड्स को अपने पास इकट्ठा कर लेता हूँ और अब खुद कस्टमर ढूंढता हूँ कौन सा रिटेलर मेरे से प्रोडक्ट मंगवाना चाहता है, तो आई कैन मेंटेन दोज प्रोडक्ट्स। नॉर्मली एक रीजन के अंदर फर्म्स ने जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दिया होता, एक रीजन के अंदर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर उनका होता है जो सबको दे रहा होता है, अदरवाइज उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग कंपटीशन स्टार्ट। बट कैन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग खुद भी इस किस्म के होलसेल के बिजनेस में इन हो सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगेन उसके नीचे वो जो आपको होल्डिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा था वो लिखा हुआ है कि वेयर हाउस मे और मे नॉट होल्ड इन्वेंटरीज, कि वो हो सकता है कि वो एक तो होल्ड भी करता हो इन्वेंटरीज ताकि आगे रिक्वायरमेंट पे सप्लाई कर सके, ये भी पॉसिबिलिटी कि वो सिरे से इसको इन्वेंटरीज को होल्ड ना करता हो, वो सिर्फ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आती हो और आगे उसको स्प्रेड अलोंग कर देता हो। मूविंग ऑन, स्टोरेज कॉस्ट। अब अगर हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं कि स्टोर करके और कंसोलिडेट करके और उसको ट्रक लोड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट, वो जो पहले वाली हमने एग्जांपल देखी थी कि मैन्युफैक्चरर A-B-C एक जगह भिजवाते हैं और आगे हम किस तरीके से उसको स्टोर करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हम उसको उस हिसाब से देखना चाहते हैं। लेट मी डिस्कस दिस एग्जांपल, कंसोलिडेट करके या इस तरह डिफरेंट करके भेजने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देख रहे थे कि डायरेक्ट शिपमेंट टू द कस्टमर। हम ये कहते हैं 4 मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करते हैं, A-B-C-D, वही सेम 10,000, 8,000, 15,000 और 7,000 के ट्रक लोड भिजवाने, विच इज़ डेफिनेटली लेस दैन ट्रक लोड रेट कस्टमर को पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम ट्रक लोड होगा उतनी ही हायर पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। नाउ डेफिनेटली उसको कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट उसको ज़्यादा पड़ेगी। ये टोटल कॉस्ट आपके सामने आगे, शिपिंग वेट क्वांटिटी उसकी लिखी हुई है, लेस दैन ट्रक लोड। ये डेफिनेटली एक चीज़ में रखिएगा कि ये जो है ये ट्रक लोड के ऊपर भी डिपेंडेंट है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हमने जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिस्कस की थी ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। लेस दैन ट्रक लोड पर सेंटी वेट आपको गिवन है डॉलर्स के सेंस में। इसी तरह आपको 2 फॉर मैन्युफैक्चरर A, 1.80 फॉर मैन्युफैक्चरर B, 3.40 फॉर मैन्युफैक्चरर C एंड 1.60 फॉर मैन्युफैक्चरर D। जब इसको साथ वाले से इसके पैरेलल कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट वुड बी द कॉस्ट। $200, $133, $510 एंड $112 फॉर A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। उसके नीचे $966 आपके सामने है, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट आ रही है अगर सारे के सारे इंडिविजुअली शिप कर रहे हैं डायरेक्टली कस्टमर को। अब हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि वो नाउ दे आर शिपिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस जहाँ से आगे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अंदर सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्योंकि अब आपके A-B-C-D 3-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं और आगे डेफिनेटली कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कस्टमर को हम ट्रक लोड के ऊपर चीज़ें भिजवाएंगे, हम A-B-C-D से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग परचेज कर रहे हैं, वो डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट वेट्स के हिसाब से भिजवा रहे हैं, डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट वेट्स के हिसाब से आते हैं। वो अब जाते हैं रादर गोइंग डायरेक्टली टू द कस्टमर, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह के ऊपर, वहाँ पे उसको जैसे मर्जी पैकेज करके डिफरेंट कस्टमर्स को भिजवाना है। अब अगर इसको देखें तो सबसे पहले आपका A-B-C-D के हिसाब से शिपिंग वेट आ जाता है, वही पिछले वाला वेट, द टोटल वेट इज़ 40,000। नेक्स्ट वन इज़ लेस दैन ट्रक लोड रेट टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डेफिनेटली दरमियान में किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट जो रेट्स लिखे हुए हैं दैट आर लेस दैन जो डायरेक्ट कस्टमर टू शिप किया जा रहा है, वो रेट्स आगे 0.75, 0.60, 1.20 एंड 0.50। जब इनको करते हैं तो टोटल ट्रक लेस दैन ट्रक लोड के रेट्स आपके सामने आ गए। डेफिनेटली अगेन डिस्टेंस मैटर्स कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान समवेयर एग्जिस्ट कर रहा है। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस चार्जेस कि वो अपने चार्जेस जो खास तौर पे लेता है स्पेसिफिकली स्टोर करने के। तो उसके बाद आता है टोटल ट्रक लोड रेट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस टू कस्टमर, दैट इज़ $1 फॉर थ्रू आउट। कि हमने ये शो किया कि अब कस्टमर से भी है, एक तो डिस्टेंस भी कम है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान है। सेकेंडली हमने इस एग्जांपल में ये शो किया कि फुल ट्रक लोडिंग कैपेसिटी के ऊपर जाके उसको भिजवा रहे, तो टोटल ट्रक लोड का वेट आ गया ये दैट इज़
$100 जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ $80, $150 एंड $70, और जब इसको आपस में करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर कंसोलिडेट हो रहा है और हर कस्टमर को ट्रक लोड ही जा रहा है उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो अब आप उसको जब टोटल कर रहे हैं तो दैट इज़ 185, 136. दिस इज़ 100 वुड बी बेसिकली 75, no, 185 वुड बी 100 प्लस 75 प्लस 10, यानी कि टोटल ट्रकलोड ए के लिए अगर हम बात करते हैं, ए का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 185, उसके हिसाब से इसमें ट्रकलोड का रेट है $100 प्लस $10 इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस एंड 75,000 इज़ जो टोटल लेस दैन ट्रकलोड का रेट था डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक। इन सबको ऐड करें तो 185 आ जाता है। जब इन सबको टोटल सम किया जाता है दैट इज़ 778 विच इज़ एक्चुअली लेस दैन 966 फ्रॉम द लास्ट टाइम। तो बेसिकली जो पूरा आपने ये जो एक दिस एग्जांपल बेसिकली शोज कि डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस लगाने के एडवांटेजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस लगा लेंगे तो बेसिकली दिस इज़ द मैकेनिज्म जिसके थ्रू कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी आपकी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक तो वेयर हाउस के चार्जेस आप पे कर रहे हैं, वेयर हाउस में आप डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली दरमियान में किसी लोकेशन पे आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी उस पर पहुँचाने की। फिर वहाँ से जब आगे जाएगा तो वो कंसोलिडेशन हो रही है उसकी, पहले हम लेस दैन ट्रक लोड वहाँ पे जमा कर रहे हैं और वहाँ से आगे हम ट्रक लोड कस्टमर को भिजवा रहे हैं, कस्टमर को सारे ABCD जो आगे कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको ट्रक लोड जा रहा है। ये दोनों एग्जांपल्स का मिक्सचर है बेसिकली, क्योंकि पहली एग्जांपल में हमने देखा था मल्टीपल आपके मैन्युफैक्चरर्स और आगे सिंगल कस्टमर, दरमियान में कंसोलिडेशन वेयर हाउस। अगर दूसरी तरफ हमने देखा तो एक मैन्युफैक्चरर आगे डिफरेंट कस्टमर्स और दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। दिस इज़ बेसिकली समवेयर इन बिटवीन कि मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करें, मल्टीपल कस्टमर्स एग्जिस्ट करें, आप कंसोलिडेट करके सारों को आप फुल ट्रक लोड की शिपमेंट्स भिजवा रहे हैं। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो that has been built over here. Moving on, space comparisons. There are two broad alternatives. हमने देखा कि there is for example owning a private warehousing facility और दूसरा आप उसको लीज कर लें या रेंट कर लें। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी एग्जिस्ट करती हैं स्टोरेज फैसिलिटी की जिसमें आप बोलेंगे। अगर आप उसको ओन करते हैं स्टोरेज फैसिलिटी को तो एडवांटेजेस क्या क्या है? लेस एक्सपेंसिव अंडर हाई यूटिलाइजेशन, क्योंकि जब आप एक फॉर एग्जांपल रेंटल फैसिलिटी या पब्लिक वेयर हाउस रेंट पे लेते हैं या लीज करते हैं, अगर आपका फॉर एग्जांपल हाई थ्रूपुट है, थ्रूपुट वुड मीन कि जितना ज़्यादा फॉर एग्जांपल वेयर हाउस के अंदर चीज़ें आ रही हैं मैग्नीट्यूड की और जितनी ज़्यादा जा रही हैं, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल हाई यूटिलाइजेशन है तो उनकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि दे वुड डेफिनेटली कॉस्ट यू बेस्ड ऑन योर थ्रूपुट और वॉल्यूम जो आप बेसिकली उसके मूव अराउंड कर रहे हैं उस वेयर हाउस के अंदर। तो आपकी लेस एक्सपेंसिव अंडर हाई यूटिलाइजेशन। फिर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। ये मैंने आपको, खैर ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता भी दी थी पहले से जब हम ओनरशिप ऑल्टरनेटिव्स पहले भी देख रहे थे। तो जब आप स्टोरेज स्पेस के हिसाब से ओनरशिप ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं तो वन इज़ लेस एक्सपेंसिव अंडर हाई यूटिलाइजेशन, देन हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस कि आपको बिकॉज अपनी फैसिलिटी है आप ऑपरेशंस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर स्पेशलिटी गुड्स जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे केमिकल्स हैं जो कंटेनर्स को इरोड कर देते हैं या डैमेजेस क्रिएट कर देते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिनको बड़ी केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल डेलिकेट इक्विपमेंट वगैरह होती है, तो उसमें अपनी जो अपना वेयर हाउस होता है, अपना कंट्रोल होता है उसके ऊपर, दैट इज़ आप कह सकते हैं मोर बेनिफिशियल। बेनिफिट्स ऑफ रियल स्टेट ओनरशिप की, जब आप डेफिनेटली आप एक वेयर हाउस अपना ले लेते हैं तो आपके पास एक रियल स्टेट एक प्रॉपर्टी आपकी बन गई, दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि कल को उसकी वैल्यू अगर आप वेयर हाउस को छोड़ना भी चाहते हैं तो दैट वुड मीन यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी आउट, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाए टाइम के साथ साथ। स्पेस में भी कन्वर्टेड टू यूजेस अदर देन द स्टोरेज, कि जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टोरेज की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो बिकॉज यू ओन द प्रॉपर्टी नाउ यू कैन यूज़ इट फॉर अदर पर्पसेज एज वेल। देन देयर इज़ अ रेंटल ऑल्टरनेटिव। रेंटल ऑल्टरनेटिव क्या कहता है? देयर इज़ नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिकॉज अब आपने जब वेयर हाउस आपने ओन किया तो डेफिनेटली देयर इज़ अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। आपने वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपने उसके ऊपर वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इवन अगर कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउस ले लेते हैं तो अब ये समझें कि आपने लेके कंस्ट्रक्ट कर लिया, और कंस्ट्रक्टेड चीज़ लेना डेफिनेटली थोड़ा महंगा पड़ता है, बट द पॉइंट इज़ कि आप ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक मैसिव फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। देन लोअर कॉस्ट अंडर सीजनल और लो यूटिलाइजेशन ऑफ एन ओन फैसिलिटी, कि जब आप एक फॉर एग्जांपल
दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड टू दैट लास्ट पॉइंट, दैट वो जो आपका पहले लिखा हुआ है लेस एक्सपेंसिव अंडर हाई यूटिलाइजेशन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई यूटिलाइजेशन है तो आपका जो ओनरशिप ऑल्टरनेटिव है दैट इज़ चीपर। लेकिन अगर आपकी लो यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल लो थ्रूपुट है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वेयर हाउस की, या रिक्वायरमेंट है लेकिन इतनी मैसिव रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट वुड मीन कि आपको ओनरशिप महंगी पड़ती है फिर, क्योंकि आप इतनी एक्सपेंसिव ज़मीन लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसके बाद आप उसको इस्तेमाल ही ना करें तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप रेंट ले लें। सो बेसिकली रेंटल ऑल्टरनेटिव इज़ कि इसकी लो यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी के केस में अगर आपकी ओन फैसिलिटी उससे बेहतर इज़ द रेंटल फैसिलिटी। देन लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब आपने अपना एक वेयर हाउस ख़रीद के, ज़मीन ख़रीद के बना लिया तो आप फिक्स्ड हो जाते हैं उस लोकेशन के ऊपर। लेकिन रेंटल वेयर हाउसेज़ की ये एडवांटेज है, चाहे वो लीज्ड है चाहे रेंट पे है। लीज्ड इज़ डेफिनेटली अ लॉन्गर टर्म देन रेंट, बट द फिलॉसफी इज़ कि आप उसको छोड़ सकते हैं कल को, आप एक जगह से लॉन्ग रन के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर, तो आपके पास लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपकी मार्केट यहाँ से शिफ्ट कर जाती है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, आप किसी और मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, तो दैट वुड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि आप वहाँ पे सेटअप अपना लगा लेते हैं। दीज आर द सॉर्ट ऑफ केसेस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अक्सर होते रहते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें बहुत सारी सिटीज़ के अंदर मैसिवली हाउसिंग कॉलोनीज और सोसाइटीज़ बनती रहती हैं, तो उन कॉलोनीज और इफ़ यू समटाइम्स ऑब्जर्व उन कॉलोनीज और सोसाइटीज़ के हमेशा आसपास इस किस्म के सेटअप्स लगना शुरू हो जाते हैं जो उनकी एक्सेसरीज़ को प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट और ईंटों के सेटअप्स लगना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा घरों के केस में ख़ास तौर पे फर्नीचर्स और फिक्सचर्स और इस किस्म की शॉप्स वहाँ पे रिटेलर्स शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपके सिरेमिक्स वाले, आपके फॉर एग्जांपल सैनिटरी वाले, आपके हार्डवेयर वाले, ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्टोर्स आर यूजुअली गैदर अराउंड द एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज़ बैरियर टाउन और DHA या जिस टाइप की हाउसिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली होती है, तो उसके पास मेन रोड्स के ऊपर ही उसके आसपास ये सारी फैसिलिटीज़ बजरी वाले, सीमेंट वाले, सरिये वाले, जो फॉर एग्जांपल ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पे मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगर वो फॉर एग्जांपल वो ज़मीन ख़रीद के अगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो हाउसिंग फैसिलिटी बहुत बड़ी है जो बनने वाली है हाउसिंग सोसाइटी, तो दैट वुड मीन कि दैट दे कैन इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अदरवाइज नॉर्मली वो रेंट करके ही वहाँ पे फैसिलिटी बनाते हैं, क्योंकि जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नई स्टार्ट होती है, दे कैन मूव ओवर देयर। सो दैट इज़ बेसिकली लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको बड़ी आसानी से नज़र आएगी। फिर आ जाता है मटेरियल्स हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में बेसिकली एक तो मटेरियल हैंडलिंग का फंक्शन क्या है, जो अब हम वेयर हाउस के अंदर जाना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो हम उसके बाहर की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अब हम उस वेयर हाउस के अंदर जाके चीज़ें डिस्कस करना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, हम मजीद डेप्थ में जाते जाएंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या है, हमने ये डिस्कस किया कि जो मटेरियल हैंडलिंग है दैट इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट साइंस। डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल डिफरेंट तरीके से हैंडल किए जाते हैं। फ्रेजाइल ग्लास को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है, फ्रेजाइल इक्विपमेंट को, केमिकल्स को या जो चीज़ें कोरोड या इरोड होती हैं दूसरों के साथ, उनको डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। तो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं हम। सो इसका मतलब है मटेरियल हैंडलिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन इटसेल्फ। डेफिनेटली प्रोडक्ट या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, तो उसका फिर डेफिनेटली एक सिस्टम ओरिजिनेट होता है उस इंडस्ट्री का या उस वेयर हाउस के अंदर जिस तरीके से स्टोर करते हैं। तो उस सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं, वो इस स्लाइड के अंदर आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उसके पर्पसेस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग, कि हर टाइप के मटेरियल की अपनी लोडिंग एंड अनलोडिंग होगी, उसकी अलग इक्विपमेंट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी देखें तो जहाँ पे बड़े साइज का ग्लास मूव हो रहा होता है, वहाँ पे उनके हाथ में पकड़ने के लिए ऐसे वो सॉर्ट ऑफ होते हैं जो चिपक जाते हैं ग्लास के साथ और उसको उठाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह जहाँ पे सीमेंट होगा, हमारे तो अक्सर तो हम कंधों पे उठाए हुए देखते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी हैवी होगी वहाँ पे फोक लिफ्टर्स नज़र आ रहे होंगे, जो पैलेट्स होती हैं। वो पैलेट्स आर बेसिकली आप कह सकते हैं उनको लकड़ी के बने हुए रैक से होते हैं जिनके ऊपर चीज़ें रखते हैं और उसको वो फोक लिफ्टर उठाता है। कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ की जा सकती हैं। तो इसका मतलब है लोडिंग एंड अनलोडिंग। जब एक ट्रक आ गया उसको आपने लोड भी करना अनलोड भी करना, दैट इज़ अ होल साइंस इन इटसेल्फ। फिर मूवमेंट टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज फैसिलिटी, कि आपका फॉर एग्जांपल लाजमी नहीं कि सारा वेयर हाउस जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी हो, परमानेंट किस्म की। एक स्टोरेज की भी तो टाइप्स है ना, एक सॉर्ट ऑफ सेमी परमानेंट स्टोरेज है जो लॉन्गर टर्म के लिए है, फिर आप एक टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं जहाँ पे स्टॉक रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, फिर एक आप ऐसी जगह पे स्टोरेज करते हैं जहाँ से ऑर्डर पिक होना है। राइट, डू यू अंडरस्टैंड कि 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं।
एक सेमी परमानेंट की तरफ आ जाता है। सेमी आप बेसिकली उसके अंदर बेस बनाते हैं, लोकेशन बना देते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर। आगे जाके आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर समझ आती जाएंगी। तो अगेन जो मटेरियल हैंडलिंग का फंक्शन है वो इवन विद इन अ वेयर हाउस या वेयर हाउस तक की मूवमेंट जो है वो पूरी उस सिस्टम का उसका फंक्शन, मटेरियल हैंडलिंग फंक्शन वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। केमिकल्स हैं कैसे हैंडल करना है, रॉ मटेरियल है कोल वगैरह उसको कैसे हैंडल करना है, फॉर एग्जांपल ऐसी गुड्स हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, फ्रेजाइल है, उनको कैसे हैंडल करना है। देन देयर इज़ ऑर्डर फिलिंग प्रोसेस जो मटेरियल हैंडलिंग फंक्शन में दोबारा आ जाता है, क्योंकि जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है कि जी अब ठीक है ये चीज़ मुझे वेयर हाउस से निकाल दो, वट एवर आई नीड इट, मुझे 10 फॉर एग्जांपल आप चाहिए फिनिश के स्प्रेज चाहिए, मैंने फ्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं जाके, या पैकेज पूरा हम एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो एंड सो रिटेलर आप कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैल्कन बेकरी के लिए आप लोग जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं एक जगह पे, वॉलमार्ट के लिए आप, वो खैर उनको तो अपना पूरा वेयर हाउसिंग का सिस्टम है। आप किसी स्टोर की बात कर लें पाकिस्तान में, तो अब जब वो रैक आपने फिल करना है, उन लोगों ने वो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर आएगा, तो अब यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट करना है, बीच में से वो चीज़ ला के उस जगह पे रखना और वहाँ पे स्टोर करना, दैट इज़ ऑर्डर फिलिंग प्रोसेस। तो मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर मटेरियल हैंडलिंग कंसिडरेशंस के जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर इश्यूज आते हैं वो क्या क्या, सबसे पहले लोड यूनिटाइजेशन कि ऑप्टिमल लोड क्या है। क्योंकि अब देखें अगर एक छोटे साइज़ की प्रोडक्ट है जिसको आप फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, अगर बाय हैंड आप फेरे लगाएंगे बार बार तो दैट वुड बी वेरी कॉस्टली, एग्जॉस्टिव। फिर अगर फॉर एग्जांपल आप उसको बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे दैट वुड ओवरबर्डन यू। आप इसको खाली इस एस्पेक्ट से ना लें कि मैं उठाने की और जब उसको मूव करने की बात करूँ, दैट इज़ अ वर्कर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके अंदर इक्विपमेंट भी शामिल है, कन्वेयर बेल्ट्स भी लगी हुई होती हैं आपके, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े फोक लिफ्टर्स भी होते हैं। तो फिर आ जाता है कि लोड को यूनिट कैसे करना है, किस किस कैटेगरी में यूनिटाइज के बल्क्स कैसे बनाने हैं उसके। तो उसके लिए अभी मैंने जैसे पैलेट्स का जिक्र किया, पैलेट्स होती हैं ख़ास क्वांटिटी का वेट उसके ऊपर चीज़ों को रख दिया जाता है और उसके थ्रू लिफ्टर से उठा लेते हैं। फिर कंटेनराइजेशन की जाती है, बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, जो अक्सर इन सर्टन केसेस वाटर प्रूफ होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, इवन कि उनके बाहर लॉक्स वगैरह लग जाते हैं। दे कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस ऑल्सो कि उसके अंदर आप लोड करते हैं, इवन कि वो तो फिर खैर बाहर ओपन एयर में भी रखे जा सकते हैं। फिर उनको मूव करने के लिए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट चाहिए होगी। जहाँ कभी आप देखें तो जैसे डॉक यार्ड्स, बड़ी बड़ी क्रेनों की, वो जो बड़ी बड़ी शिप्स के ऊपर से व्हेन यू आर ट्राइंग टू अनलोड कंटेनर्स ओवर देयर, देन देयर आर वेरी लार्ज क्रेन्स with very high capacity to lift those weights. So वो क्रेन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं उस पर्पज़ के लिए, तो वो यूनिटाइज कर देते हैं उसको। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनी रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड अभी तक कंटेनर के स्टैंडर्ड साइजेस भी डिफाइन नहीं हो सके, उनकी मैक्सिमम स्टैंडर्ड वेट्स वगैरह भी नहीं डिफाइन हो सके उस तरीके से। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि लोड यूनिटाइजेशन के कितना वेट किस टाइम पे मूव करना है, किन पैकेजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वेट को, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मटीरियल्स हैंडलिंग। फिर स्पेस लेआउट कि आपने स्पेस को, किस स्पेस जो आपके पास पूरा अवेलेबल है उसको किस तरीके से कैटेगराइज करना है, किस लोकेशन पे आपका ऑर्डर पिकिंग एरिया कौन सा है, आपका सेमी परमानेंट स्टोरेज एरिया कौन सा है, आपका स्टॉक रिप्लेनिशमेंट वाला एरिया कौन सा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इम्प्लीकेशंस है। अब जब ऑर्डर पिकिंग एरिया है वहाँ पे तो फॉर एग्जांपल यू कैन से कि वहाँ से ऑर्डर रिसीव किया जा रहा है, जो बाहर से ऑर्डर लेके आ रहा है जिसने ट्रक में लोड करना है, उधर भी डेफिनेटली लोडिंग हो रही है। दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो वो पॉसिबली रैक्स जो है वो जो आपके फॉर एग्जांपल स्टॉक रिप्लेनिशमेंट एरियाज जो होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज, वहाँ पे जो है आपका इतना ज़्यादा हाइट के रैक्स नहीं होंगे ताकि वर्कर्स आराम से उसको पहुँच सकें। जहाँ पे आप थोड़ी रादर आप कह सकते हैं ज़्यादा स्टोरेज कर देंगे थोड़े ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए, वहाँ पे बड़े बड़े रैक्स भी लग सकते हैं जहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली किसी इक्विपमेंट वगैरह से चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। तो वो सबकी अपनी अपनी इम्प्लीकेशंस है। फिर आपने इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करनी है, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेशन फॉर मटीरियल्स हैंडलिंग, दैट देयर आर फोक लिफ्टर्स, देयर आर कन्वेयर बेल्ट्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड थिंग्स। को ख़ास टाइप के ग्लव्स यूज़ करने हैं, गॉगल्स यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हैजर्डस चीज़ है, रेडियो एक्टिव चीज़ है, तो आपने क्या इक्विपमेंट यूज़ करनी है, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ये भी मटीरियल्स हैंडलिंग की कंसिडरेशन में शामिल हो जाती है जब हम वेयर हाउस के अंदर की अब बात कर रहे हैं। देन देयर इज़ मूवमेंट इक्विपमेंट कि वो उसको कन्वेयर बेल्ट से मूव करना है, फोक लिफ्टर से मूव करना है। देयर आर द चीपेस्ट वन इज़ वो जो व्हील बैरो आ जाता है कि जिसके आगे एक टायर होता है जो उठा के वर्कर्स दौड़े होते हैं और बीच में सामान रखा होता है। इसी तरह देयर आर 4 व्हील्ड सॉर्ट ऑफ कार्ट्स जिनको आप जिसके अंदर सामान रख के मूव कर सकते हैं। उससे सोफिस्टिकेटेड फिर फोक लिफ्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे हाई पावर्ड इक्विपमेंट
जो जिनके अंदर एक्स्ट्रा पावर एग्जिस्ट करती है। कन्वेयर बेल्ट्स आ जाती हैं विच आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप के, वो आप पूरी कन्वेयर बेल्ट्स लगा के इक्विपमेंट को मूव करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको Amazon.com की एग्जांपल दी कि उन्होंने ड्रोन्स रखे हुए हैं जो ड्रोन्स मूव अराउंड करते हैं। विश मैं आपको टाइम मिला तो आपको ज़रूर वो वीडियो दिखाऊंगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि उनका वो किस तरीके से वो मैनेज हो रहा है सारे का सारा। आई वुड लाइक कि आप लोग भी उसको, अदरवाइज़ अगर मैं ना दिखा सका तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि Amazon.com की जो आप उसका मुझे नाम भी एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट आई कैन सर्च फॉर इट, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर इट, कि आप उसको स्टोरेज फैसिलिटी कह दें Amazon.com की, या ड्रोन्स फॉर आप कह सकते हैं इन वेयर हाउस फॉर Amazon। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वो उनका वीडियो बनी हुई है। तो मूवमेंट इक्विपमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ दिस इज अ लो थ्रूपुट वेयर हाउस थ्रूपुट। नाउ लो थ्रूपुट या हाई थ्रूपुट का क्या मतलब है? लो थ्रूपुट वो वाला वेयर हाउस है जिसमें से जो आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाई थ्रूपुट वेयर हाउस वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये किया जाता है इन एंड आउट। अब आप देखें इसके अंदर के प्रोडक्ट स्टोर, देयर इज़ अ सेमी परमानेंट स्टोरेज बे वो आता है। इट इज़ नॉट परमानेंट कि हर वक्त उधर नहीं रहना, लेकिन इट इज़ सेमी परमानेंट, दैट वुड मीन कि लॉन्ग टर्म। आप ये देखें कि पूरे वेयर हाउस को डिफरेंट बेस के अंदर डिवाइड किया, सारे बॉक्सेस बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हर बे को क्लासीफाई कर दें उसके हिसाब से। ये लो थ्रूपुट वेयर हाउस है, दैट वुड सिंपली मीन कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनबाउंड एंड आउटबाउंड मूवमेंट रादर कम है। तो इसका बड़े आराम से जो प्रोडक्ट को एक कोने में स्टोर किया गया है वहाँ पे उसको डिलीवर किया जा रहा है और वहाँ से उसको उठा के आगे दूसरी जगह पे भिजवाया जा रहा है। जो सारे प्रोसेसेस हैं, कंसोलिडेशन, ब्रेक, बल्क, वो आप समझिए यहीं पे हो रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हाई थ्रूपुट वेयर हाउस हो जहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन और ब्रेक, बल्क और ये सारे काम किए जाते हैं, प्रोडक्ट मिक्सिंग की जाती है, तो वुड एनी सॉर्ट ऑफ जेनेरिक लेआउट वुड बी सफिशिएंट? नहीं, उसका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लेआउट बनेगा। सो एनी सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस वुड नॉट बी सफिशिएंट कि आप जिस तरीके से मर्जी उसका लेआउट बना दें, क्योंकि जब उसकी कंसोलिडेशन होनी है, जब उसकी फॉर एग्जांपल एक जगह पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की करनी है, पैकेज करना है, उनको एक जगह से ऑर्डर पिकिंग वाले आ रहे हैं और कंटिन्यूसली इनबाउंड एंड आउटबाउंड मूवमेंट चल रही है, सो दैट वुड नीड अ मच सोफिस्टिकेटेड आप कह सकते हैं लेआउट, जैसे ये वाला आपके सामने नज़र आ रहा है। हम इसको आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको देखें कि आपके वेयर हाउस की एक साइड पे इनबाउंड चीज़ें आ रही हैं, देयर इज़ अ सेमी परमानेंट स्टोरेज बे, देयर इज़ अ प्रोडक्ट जो सी नज़र आ रही है, जो प्रोडक्ट आई है वो सी से सीधा पॉइंट सी की तरफ जा रही है। सेमी परमानेंट स्टोरेज बे वो वाली जगह है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से आगे रिप्लेनिशमेंट एरिया है। जो आपके नीचे वाले छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दोज आर रिप्लेनिशमेंट एरियाज़ जो एरो से शो हो रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट की रिप्लेनिशमेंट की जा रही है। प्रोडक्ट को पॉइंट सी इज़ ऑल्सो रिप्लेनिशमेंट एरिया जो नीचे वाले बॉक्सेस में है, और पॉइंट ए इज़ ऑल्सो रिप्लेनिशमेंट एरिया। ये डिफरेंट एरोज से खाली हम ये शो कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर पिकिंग बे या ऑर्डर पिकिंग जो पोजीशन है वो सबसे नीचे वाली लोकेशन के ऊपर है, यानी कि आपका ये जो ऑर्डर पिकिंग एंड प्रोडक्ट मिक्सिंग सबसे एंड पे आपको दो एरो से नज़र आ रहा है कि दैट इज़ ऑर्डर पिकिंग एरिया, खाली उसके अंदर आप कर रहे हैं। उसके अलावा जो ऊपर वाले आपके हैं वो रिप्लेनिशमेंट एरियाज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट तरीकों से स्टोर की जा रही है, एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ सेमी परमानेंट बे ऑल्सो। सो बेसिकली इट हैज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ अ लेआउट जिसको हम आगे जाके फिर एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करेंगे। देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम्स, देयर आर जो हम पहले बात कर रहे थे इक्विपमेंट वगैरह और वो सारा की हम हैंडलिंग की बात कर रहे थे कंसिडरेशंस देखते हुए, और फॉर एग्जांपल फंक्शंस हैं, कंसिडरेशंस हैं। अब सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं हम कि उस सिस्टम की कंसिडरेशंस क्या थी, अब उनकी हैंडलिंग सिस्टम क्या है। नाउ दैट इज़ मैनुअल हैंडलिंग सिस्टम कि जहाँ पे प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल वर्कर्स खुद हैंडल कर रहे हैं। देयर इज़ अ फोर्कलिफ्ट ट्रक पैलेट सिस्टम कि वो पैलेट्स आपको मैंने बताया लकड़ी के रैक्स या किसी और मटेरियल के रैक्स बने होते हैं, कार्टन के, कार्डबोर्ड के, जिसके ऊपर चीज़ें स्टैक की जाती हैं और फोर्कलिफ्टर उठा सकता है। कन्वेयराइज्ड सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट्स जहाँ पे लगी हुई होती हैं वहाँ, दैट इज़ एन ऑटोमेटेड सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, वो एग्जिस्ट कर सकता है। एंड ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम के पूरे का पूरा जो स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप, डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करेगी जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट है। देन डू नॉट कंसिडर कि जी ये दीज आर द ओनली सिंगुलर वेज कि जिस तरह आप इधर आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। इन कंप्लीट वेयर हाउस, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट,
एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज माइट ऑल्सो बी यूटिलाइज। सेमी ऑटोमेटेड वेयर हाउस भी हो सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट प्लस फोर्क लिफ्ट ट्रक पैलेट सिस्टम भी हो सकता है, फोर्क लिफ्ट ट्रक पैलेट सिस्टम प्लस मैनुअल हैंडलिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी डिमांडेड है, कितना एक्सटेंसिवली वो वेयर हाउस यूज हो रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल डायमेंशंस। आप ये ना समझें कि खाली एक एक को यूज किया जाता है और दूसरा हम नहीं यूज कर सकते। नाउ मेजर कंसर्न आती है ऑर्डर पिकिंग के बारे में। जब एक सिंपल वेयर हाउस का लेआउट है, जो हमने पहले भी एक दफा देखा था, सेमी परमानेंट स्टोरेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज यूजुअली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द अदर, और प्रोडक्ट आपकी फॉर एग्जांपल ए पे एग्जिस्ट कर रही है, अनलेस द प्रोडक्ट इज वेरी हैवी, क्योंकि इसके अंदर आपके काफ़ी सारी कंसिडरेशंस, खैर मैं आगे जाके आपको और ही बताता हूँ, आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है एक पे। अब देर इज आपका ऑर्डर पिकिंग राउट आपके सामने एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन आ रही है सी से जा रही है, सी से ए पे जाती है, जब आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन आ रही है ए से बी पे जाता है और बी से बाहर निकल जाता है। सी वो लोकेशन है जहाँ पे आप अनलोड करके स्टॉक कर रहे हैं, उसके बाद आप स्टोरेज के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को आप स्टोर कर रहे हैं। फिर आप जब बी आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे स्टॉक वहाँ जहाँ से उठाया जाता है, जब वहाँ पे ख़त्म होता है तो ए से रिप्लेनिश कर दिया जाता है और वहाँ ए बी से जो है आप ऑर्डर उठा के आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ पूरा राउट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें ये नहीं कि आप समझेंगे एक प्रोडक्ट आई यहाँ रखी गई, फिर वहाँ रखी गई, फिर यहाँ रखी गई, फिर बाहर निकाली गई। ये वो पूरा एक साइकिल चल रहा है कि इनबाउंड डिलीवरी आई, वो यहाँ पे रखी, यहाँ पे अनलोड की, उसके बाद उसको अनलोड करके स्टोरेज के अंदर पहुंचा दिया गया, स्टोरेज से साथ साथ रिप्लेनिशमेंट की जा रही है आइटम्स की एट पॉइंट बी और वहां से ट्रक के अंदर लोड की जा रही है, एक्सेप्ट फॉर द वेरी हैवी आइटम्स, अनलेस के जैसे इस केस में हमने ये नहीं दिखाया कि देयर इज अ होल प्रोसेसिंग जोन, देयर कैन बी अ होल प्रोसेसिंग जोन जहाँ पे आप पैकेजिंग और मिक्सिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स की। एंड सेकेंडली हमने यहाँ पे ये भी नहीं शो किया कि कंसोलिडेशन या मिक्सिंग वगैरह, वो बेस भी हमने नहीं शो किए। फिर हमने रिप्लेनिशमेंट वाला स्पेसिफिक रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन बी इज द पॉइंट वेयर इट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड और वहाँ से ऑर्डर पिकिंग हो रही है। दिस इज अ सिंपलर केस स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लो थ्रूपुट। लेकिन जब आप बेस को कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो फिर उसको जो है वो दैट इज मॉडिफाइड एरिया सिस्टम, कि आपका ये ऑलमोस्ट, बल्कि इनफैक्ट इट इज अ सिमिलर डायग्राम जो हमने पहले भी देखी, लेकिन अब हम इसको सिर्फ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटी को आपने डिफरेंट बेस के अंदर कैटेगराइज किया हुआ। आपका सेमी परमानेंट स्टोरेज बे है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टोर हो रही है। देन देयर इज अ जो प्रोडक्ट बे है जहाँ से आपकी कह सकते हैं इनबाउंड शिपमेंट वहाँ पे स्टोर की जा रही है। इनबाउंड शिपमेंट इधर आपके दो केसेस हो सकते हैं, अगर वो इधर इनबाउंड शिपमेंट से वो निकल के सीधा दूसरी तरफ से आउटबाउंड चली जाती है, या वो रिप्लेनिश करने के लिए चली जाती है, या आप कह सकते हैं कि वो सेमी परमानेंट बे की तरफ उसने जाना, दैट इज टोटली समथिंग एल्स। फिर आप ये देखें प्रोडक्ट की डायमेंशन पे भी ये चीज़ डिपेंड करता है। जो हैवियर आइटम्स हैं उनको नेसेसरीली आप जो है वो सेमी परमानेंट या स्टोरेज बे से उठा के आप रिप्लेनिशमेंट वाली जोन्स के अंदर नहीं लेके आ रहे होते, वो डायरेक्ट आप उनको वहां से उठा के बाहर शिप कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट इनकर करती है जब एक हैवी आइटम को आप 8 मूव करेंगे। सो जो खासतौर पे ऐसे आइटम जो छोटे छोटे स्टैक्स के अंदर लगाए जा सकते हैं उनको आप मूव करते हैं, फिर उनको आप डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मूव करके अंदर ही विद इन द वेयर हाउस आप लेके जा रहे होते हैं। इसके अंदर कुछ और कंसिडरेशन भी आ जाती है, जैसे जोनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, मजीद सिस्टम को सोफिस्टिकेटेड करने के लिए आप जोनिंग भी कर सकते हैं। जैसे देयर आर वर्कर्स जो डिफरेंट जोन्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, उसकी अपनी जोन है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी जोन के अंदर किसी चीज़ का स्टॉक 5000 है, लेकिन टोटल जो ऑर्डर प्लेस हुआ वो 10,000 का, तो वो उसका काम सिर्फ 5000 उठा के वहाँ पहुँचाना है। ही वॉन्ट बी कंसर्न विद एनी अदर जोन। तो आप जोनिंग उसको कर सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए, लेकिन दैट इज मोस्टली यूजुअली इन केस ऑफ लार्जर वेयर हाउसेस। देन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग इज बेसिकली जब ऑर्डर प्लेस किया गया तो वो किस तरतीब से उस ट्रक में लोड करना है, राइट? कि जब एक ट्रक आया तो उसमें किस तरतीब से लोड करना है, क्योंकि उसने उधर जाके नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर उस तरीके से अनलोड करना है। तो इसका मतलब है उसको आइटम्स भी उसी सीक्वेंस में ऑर्डर पिकिंग पॉइंट पे डिलीवर होने चाहिए जिस सीक्वेंस से वो लोड होगा। सो दैट इज अनदर कंसिडरेशन जो अक्सर बिजनेस एंटिटीज कंसिडर करेंगी, बिकॉज दैट वुड सेव टाइम, कि बजाय इसके फॉर एग्जांपल आप सेल्स पर्सनल को चीज़ें पहुंचा दें और बाद में वो सीक्वेंस में उनको अरेंज करें, तो आप उस प्रोसेस ही इस तरीके से करें कि वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए। फिर ये सीक्वेंसिंग की कंसिडरेशन ओरिजिनेट अगर करनी है तो दैट वुड बी ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स रिसीट, कि जो सेल्स रिसीट जो सेल्स ऑर्डर जब वो प्लेस करते हैं तो इस सीक्वेंस में आइटम्स को अगर मेंटेन करते हैं जिस सीक्वेंस में उनको चाहिए, तो उस सीक्वेंस में वो आपके पास आएगा। फिर आपकी जो लोकेशंस हैं जिसके ऊपर वो ऑर्डर पिकिंग, जहाँ से आपने उठा के ऑर्डर डिलीवर करना है ऑर्डर पिकिंग पॉइंट की तरफ,
तो वो ऑर्डर पिकिंग बे की तरफ आपने लेके आना जहाँ पे मिक्सिंग होगी आइटम्स की, तो उसमें सीक्वेंस से पहुंचे, ओनली देन सीक्वेंसिंग कैन बी एंश्योर्ड, राइट। फिर इसके अलावा जिस तरीके से मैंने आपको आई हैव मेंशन देयर इज जो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्लाइड ने मेंशन नहीं जो आपको बता रहा हूँ, वन इज सीक्वेंसिंग कि किस सीक्वेंस से ऑर्डर प्लेस होना है, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी डेफिनेटली वहाँ से ओरिजिनेट होगी किस सीक्वेंस से, और वो सिस्टम डेफिनेटली यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट सिस्टम इनसाइड, ये नहीं कि उन्होंने सीक्वेंस दे दी तो दैट इज इनफ, यू नीड टू, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट को इस तरीके से रखा हुआ कि डेफिनेटली इट कैन बी सीक्वेंस से प्रोवाइड की जा सकती हैं, उसके लिए बेस डिफरेंट जोन्स डिफाइन हो। फिर मैंने जोन्स का कॉन्सेप्ट बताया कि वर्कर्स की जोन्स डिफाइन हो, वर्कर्स या इक्विपमेंट की, कि दिस इज देयर जोन, कि इसके अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ऑर्डर पिकिंग को ऑर्डर फॉर एग्जांपल प्लेस हो गया है, यहाँ से कुछ आइटम जाने तो ये सिर्फ अपनी जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पे वो ऑर्डर हैंडलर्स हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिसीव किया, दे नो कि किस किस जोन को ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें आप वेयर हाउस को जोन्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस डोमेन ये इससे बाहर नहीं जाएगा। थर्ड वन इज बैच ऑर्डर, कि अब प्रोडक्ट को बैचेस में मूव किया जा सके, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। उसके लिए अगेन समहाउ सिमिलर टू, आप ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। जब आप जोन किसी बंदे की डिफाइन करते हैं तो दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि ही इज डीलिंग विद सर्टन बैचेस। फिर जब प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस होते हैं दोज ऑर्डर्स वुड बी इन सर्टन बैचेस, तो इसका मतलब है आप बैचेस में प्रोडक्ट को प्लेस कर दें। इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक टाइप की जब जोन्स भी आप डिफाइन करते हैं तो एक टाइप की प्रोडक्ट जो है वो सर्टन स्पेसिफिक क्वांटिटी से बैच से डील कर रही है। अब ये पॉसिबल है जैसे एक ही आप बैचेस बना दें डिफरेंट, आप कह सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, ये भी पॉसिबल है कि चंद वर्कर्स जो है खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं ओनली एंड ओनली। जोनिंग भी किसी तरीके से आप कर सकते हैं, बैचेस भी आप किसी तरीके से कर सकते हैं। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप सबसे लो कॉस्ट कौन सा पड़ता है। सो बेसिकली राइट नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि हमारे पास ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है, तो जल्दी से एक दफ़ा मैं आपको वो अपनी समरी कवर कर देता हूँ कि दैट व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इट वुड बी अ वेरी शॉर्ट वन एंड अ वेरी फास्ट वन, लेकिन इट इज़ नेसेसरी। मैंने स्टोरेज सिस्टम के बारे में आपको बताया था, दैट स्टोरेज, दिस इज द स्टोरेज सिस्टम। देयर आर रीजंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन इकोनॉमीज, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इट कैन बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टोरेज में एनहांस सेल्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री के केस में, और अगेन दोबारा हमने हाईलाइट किया स्टोरेज के केस में स्पेसिफिकली। फिर स्टोरेज फंक्शंस क्या है, होल्डिंग के एक आइटम को कितने अरसे के लिए होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोरेज सिस्टम। देन देयर इज ब्रेक बल्क, कि उसको जब फॉर एग्जांपल एक लार्जर शिपमेंट आती है उसको डिफरेंट शिपमेंट्स में ब्रेकअप करना है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोरेज फंक्शन। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज बेसिकली जब आइटम्स आपके पास आ जाते हैं कंसोलिडेट करके फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को भिजवाना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी। फिर मिक्सिंग के ड्यूरिंग ट्रांजिट एक आइटम दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ड्यूरिंग ट्रांजिट डिफरेंट आइटम्स को मिक्सअप करना, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने दरमियान में डिस्कस किया था ओनरशिप की टाइप्स के, एक कंप्लीट ओनरशिप है दैट यू ओन द फैसिलिटी, रेंटल है फॉर शॉर्ट टर्म, लीजिंग है फॉर अ रादर लॉन्गर टर्म, और फिर द लास्ट वन इज इन ट्रांजिट दैट इज रादर टेम्परेरी। दिस इज आप कह सकते हैं एन इमेज ऑफ कंसोलिडेशन के प्रोडक्ट्स एक मल्टीपल मैन्युफैक्चर से आके कंसोलिडेट होके एक कस्टमर को जा रही हैं, वाइल दिस इज द इमेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आप एक जगह से मैन्युफैक्चर से आके डिफरेंट कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी जो सॉर्ट ऑफ दोनों का एक हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ था। देन वी केम टू स्पेस कंपैरिजन के ओनरशिप के अपने ओन करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, दोज आर लेस एक्सपेंसिव अंडर हाई यूटिलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट ओनरशिप डेफिनेटली, और स्पेस में भी कन्वर्टेड टू अदर यूजेस। वाइल ऑन द अदर एंड देयर इज रेंटल ऑल्टरनेटिव कि देयर इज नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लो कॉस्ट अंडर लो यूटिलाइजेशन ऑफ द ओन फैसिलिटी, उससे कंपेयर किया जाए तो। देन देयर इज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। फिर हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, उसके केस के अंदर मैंने को बताया लो थ्रूपुट वेयर हाउस है इन विच देयर इज मच लेस आप कह सकते हैं मूवमेंट, तो उसमें इनबाउंड आप सिंपल उसका लेआउट ही एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि एक हाई थ्रूपुट वेयर हाउस है तो उसमें आपको बेसिकली उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा बेस को डिफरेंट एरिया में। इसको हमने मजीद डिटेल में आगे जाकर डिस्कस किया जब हम हैंडलिंग सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर पिकिंग एरिया बेसिकली आपने कैसे, सिंपल वेयर हाउस में तो इट इज़ वेरी ईजियर, वाइल व्हेन यू मूव टू अ कॉम्प्लिकेटेड वेयर हाउस तो उसको मॉडिफाइड एरिया सिस्टम कहते हैं, जिसमें आप उसको डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट आप कह सकते हैं बेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देते हैं कि दिस बेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ आइटम्स। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्टोरेजेस हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेजेस हैं, यहाँ पे ये ऑर्डर पिकिंग एरिया, आप इस तरीके से उसको कैटेगराइज कर देते हैं। इसमें तीन चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई, जोनिंग कि आप अपने
अपने वर्कर्स या अपने इक्विपमेंट के लिए जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. बैचिंग, दैट इज कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से बैचेस में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. एंड द लास्ट वन इज सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर हाउस परस्पेक्टिव बिकॉज द ऑर्डर इन विच द आइटम्स आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, दैट ऑर्डर इज टू बी डिफाइंड बाय द सेल्स पर्सनल. अगर वो सीक्वेंस में आइटम्स आपको बता देते हैं तो उस तरीके से आइटम्स अगर ट्रक में लोड अनलोड किए जाते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, फॉर द मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल. सो basically ये sequencing can be defined in the warehouse system also as long as that sequence has been defined by them, लेकिन definitely system में incorporate तो करना पड़ेगा. Okay, thank you very much for this lecture, for listening to me, for bearing me for this so much time. Hope to see you in the next lectures. Take care. Allah Hafiz.